Hello everyone, welcome back to Education Delight. I hope you are doing very well and doing your preparations on the right track. So आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एरर्स इन मेजरमेंट। तो अगर इससे पहले हमने जो वीडियोस अपलोड किए थे, अगर आपने वो ना देखे हो तो प्लीज़ उनको जाकर आप हमारी प्लेलिस्ट में देख लें ताकि आपको आगे के कॉन्सेप्ट क्लियर करने में आसानी हो। तो चलिए शुरू करते हैं। स्क्रीन के सामने आप देख पा रहे हो कि सबसे पहला जो टॉपिक है वो है एरर्स इन मेजरमेंट्स। सो व्हाट डू वी मीन बाय एरर? एरर से हम लोग क्या समझते हैं, क्या होता है एरर? ठीक है, तो एरर का जनरल मतलब हम अपनी लैंग्वेज में अगर देखें तो एरर से हम समझते हो कि ये मिस्टेक होती है। क्या होती है? मिस्टेक होती है ना। अगर हम मान लो कि कोई चीज मेजर कर रहे हैं और मेजर करते करते क्या हो जाए, हमसे कोई मिस्टेक हो जाए या इंस्ट्रूमेंट के अंदर कोई प्रॉब्लम हो, है ना, तो हम सही से उसको मेजर नहीं कर पाते। कभी कभी आपने देखा होगा कि टेलर के पास आप कपड़े सिलवाने जाते हो, मेजरमेंट तो वो ले लेता है लेकिन कटिंग करते टाइम क्या हो जाता है, मिस्टेक हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, पूरे जो फिटिंग है वो खराब हो जाती है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जनरली एरर प्ले में आ रहा है। ठीक है, तो एवरी मेजरमेंट बाय एनी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कंटेन्स सम अनसर्टेनिटी। हर इंस्ट्रूमेंट में क्या होती है, हर मेजरमेंट में क्या होती है, कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी होती है, अनिश्चितता होती है। और इस अनसर्टेनिटी को ही क्या कहा जाता है, इस अनसर्टेनिटी को ही एरर कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको कहा गया कि भैया एक रेस चल रही है ना, और इस रेस का जो काउंट डाउन है वो 30 सेकेंड है, और 30 सेकेंड तक के ये लोग दौड़ेंगे। उसके बाद में आपको क्या करना है, स्टॉप वॉच को बंद कर देना है। आपने स्टॉप वॉच शुरू की और 30 सेकेंड जैसे ही एग्जैक्ट होने वाले थे आपने बंद किया, लेकिन कहीं ना कहीं उसके अंदर क्या हुआ, 0.12 0.15 कुछ ना कुछ उसके अंदर टाइम बढ़ गया या घट गया, है ना। तो इसी टाइम के घट जाने या बढ़ जाने को आप क्या कहोगे, एरर कहोगे। ठीक है, यानी कि किसी भी मेजरमेंट में एक्चुअल वैल्यू ना आकर उसके अंदर कुछ कमी या ज्यादती हो जाना, इसको क्या कहते हैं, हम एरर कहते हैं। ठीक है, अब एरर जब होती है ना, तो एरर को समझने के लिए हमारे पास दो चीजें होती है। एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं एक्यूरेसी, और एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं प्रिसीजन। एक्यूरेसी इज अ मेजर ऑफ हाउ क्लोज अ मेजर्ड वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू। मतलब जो आप मेजर कर रहे हो ना, तो मेजरमेंट एक्चुअल वैल्यू के कितने करीब है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको 3 फीट की एक टेबल है, उसको मेजर करना है। ठीक है, 3 फीट की एक टेबल है, उसको आपको मेजर करना है। इस 3 फीट की टेबल को आपने क्या लिया, इंच टेप ली और उससे मेजर किया, और आपका मेजरमेंट जो आया वो 3.2 आया, है ना, 3.2 फीट आया, या 3.01 फीट आया, या 3.005 फीट आया, है ना। तो इन सभी में जो एक्चुअल वैल्यू थी कितनी थी, 3 फीट। तो इसके करीब सबसे वैल्यू कौन सी है, 3.005। तो ये आपका क्या हो जाएगा, एक्यूरेट रीडिंग हो जाएगी। मतलब कितना ज्यादा, बिना किसी एरर के कितना ज्यादा मतलब ट्रू वैल्यू के पास आप वैल्यू को मेजर कर पा रहे हो। ठीक है ना, तो 3 फीट जो है उसके सबसे करीब कौन सा है, 3.005। बाकी ये थोड़ा सा बड़ा है और ये थोड़ा ज्यादा ही बड़ा है। ठीक है, इसी तरह से एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं प्रिसीजन। प्रिसीजन हमको ये बताता है कि कितनी बारीकी से हमने किसी चीज को मेजर किया, है ना, कितनी बारीकी से। बारीकी को हम कहते हैं रेजोल्यूशन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर देख पा रहे हो, एक आपके पास स्केल है। ठीक है, आपको कह देंगे भैया एक ट्रू लेंथ है जिसकी वैल्यू है 3.678। इस 3.678 को आपको क्या करना है, मेजर करना है। और आपने क्या किया, इस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करना शुरू किया। तो ये इंस्ट्रूमेंट जो है 3.728 कहीं यहाँ पर आएगा इसके अंदर, है ना। लेकिन इसमें जब आप सबसे छोटी से छोटी वैल्यू जिसको आप आसानी से मेजर कर सकते हो वो 0.1 सेंटीमीटर है। क्या हो गया, 0.1 सेंटीमीटर। देखो ये पूरा क्या है, 1 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर के 10 पार्ट किए मतलब कितना हो गया, 0.1, है ना। 1 डिवाइडेड बाय 10 करते हो तो कितना हो जाता है, 0.1 सेंटीमीटर। तो 0.1 सेंटीमीटर जो है ये सबसे छोटी वैल्यू जिसको आप आसानी से मेजर कर सकते हो, एंड दिस
smallest value that we can measure by an instrument is called as a resolution और प्रेसिजन। ठीक है, तो प्रेसिजन मतलब क्या, सबसे छोटी वैल्यू जिसको आप बहुत आसानी से मेजर कर सकते हो उसको हम क्या कहते हैं, प्रेसिजन कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी डेफिनेशन लिखी है, इट टेल्स अस टू व्हाट रेजोल्यूशन और लिमिट द क्वांटिटी टू बी मेजर्ड, क्वांटिटी इज मेजर्ड। ठीक है, सबसे छोटी वैल्यू जहां तक कि आप मेजर कर सकते हो। ठीक है, इसी तरह देखो आपके पास एक और इंस्ट्रूमेंट है जिसका नाम है वर्नियर कैलिपर। इस वर्नियर कैलिपर से भी हमको सेम लेंथ मेजर करना है। ठीक है, 3.678। लेकिन यहाँ पर एक चीज है कि इसके अंदर है ना, देखो इसकी कुछ आप टर्मिनोलॉजी देख लो। यहाँ पर देखो कुछ एक्सटर्नल जॉज है, ये जो नीचे की तरफ दिख रहे हैं ना, ये एक्सटर्नल जॉज है। यहाँ पर किसी ऑब्जेक्ट को फिक्स किया जाता है। ऊपर की तरफ देख रहे हो तो ये एक इंटरनल जॉज है, मतलब अंदर की चीजों को मेजर करने के लिए। जैसे कि मान लो सिलेंडर है, उसका इंटरनल डायमीटर मेजर करना है। कप है, उसका इंटरनल डायमीटर मेजर करना है, तो इंटरनल जॉज का यूज करते हैं। जबकि एक्सटर्नल डायमीटर्स यानी कि बाहर बाहर की चीजों को मेजर करना हो तो हम इसका यूज करते हैं। इसी तरह से इसके अंदर एक लॉकिंग स्क्रू है जहां पर ये स्केल को लॉक करता है। ठीक है ना, एक स्केल है मेन स्केल, और एक है यहाँ पर आपके पास वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल जो है वो स्लाइड कर सकता है, जबकि मेन स्केल जो है वो अपनी जगह पर फिक्स होता है। इसी तरह से यहाँ पर ये जो पार्ट है ये बाहर की तरफ निकलता है, इसको हम डेप्थ मेजरिंग ब्लेड कहते हैं। ठीक है, तो अगर मैं इस वर्नियर कैलिपर की सबसे छोटी वैल्यू की बात करूँ ना, तो सबसे छोटी वैल्यू जो है वो 0.01 सेंटीमीटर, यानी कि 1 सेंटीमीटर का 100वां हिस्सा। 1 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 100 करोगे तो कितना आएगा, 0.01 सेंटीमीटर आएगा। तो इतनी एक्यूरेसी के साथ ये चीजों को मेजर कर सकता है, तो इसका प्रेसिजन कितना हो, 0.01 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आपके पास एक्यूरेसी और प्रेसिजन की कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। इसके बाद में आपको कुछ चीजें याद रखना है, जैसे कि लीस्ट काउंट ऑफ वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, तो मीटर स्केल का जो होता है वो 0.1 सेंटीमीटर होता है ना, यानी कि 1 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 10। वर्नियर कैलिपर का होता है 1 डिवाइडेड बाय 100, यानी कि 0.01 सेंटीमीटर। और स्क्रू गेज का होता है 1 डिवाइडेड बाय 1000, यानी कि 0.001 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये इनके क्या है, लिस्ट काउंट्स है। अब जब हम लिस्ट काउंट को समझ गए ना, तो हमको एक चीज और क्लियर करना है कि अगर हम मान लो कि किसी चीज को मेजर कर रहे हैं, किसी ऑब्जेक्ट को मेजर कर रहे हैं, तो हमको कौन सी चीज ध्यान में रखना है, तो हमको एक्चुअल में ध्यान में रखना होता है उसकी प्रिसीजन, कि कितना ज्यादा प्रिसाइजली वो मेजर कर सकता है। ठीक है, एक एग्जांपल समझते हैं, क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है जेडब्ल्यू मेंस 2014 में आया था। ठीक है, जेडब्ल्यू मेन का क्वेश्चन है। इसमें कहा है कि एक स्टूडेंट है जो एक रॉड की लेंथ को मेजर कर रहा है और उसको लिखा 3.50 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना लिखा, 3.50। तो देखो सबसे छोटा जो मेजरमेंट उसने लिया वो आखिरी के डिजिट को आप देखोगे ध्यान में, तो 3.50 सेंटीमीटर, यानी कि 1 सेंटीमीटर के 100वें हिस्से तक के वो आसानी से मेजर कर पा रहा है। 1 सेंटीमीटर के 100वें हिस्से तक, है ना। तो यहाँ पर कौन सा इंस्ट्रूमेंट ज्यादा सही रहेगा, है ना, तो मीटर स्केल तो नहीं रहेगा, क्योंकि ये तो 1 सेंटीमीटर का सिर्फ 10वां हिस्सा मेजर कर सकता है ना। वर्नियर कैलिपर 1 सेंटीमीटर का 100वां हिस्सा मेजर कर सकता है, तो वर्नियर कैलिपर आपका सबसे करेक्ट आंसर हुआ। ठीक है, स्क्रू गेज जो है ये 1 सेंटीमीटर का 1000वां हिस्सा भी मेजर कर सकता है। ठीक है ना, तो ये तो ज्यादा बड़ा हो गया, क्योंकि हमको तो सिर्फ 100वें हिस्से तक के मेजर करना था, है ना, तो ये भी नहीं आएगा। ठीक है, और ये लास्ट वाला भी नहीं आएगा। ठीक है, तो आपका मेन आंसर क्या हो गया, वर्नियर कैलिपर। बहुत इजी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन है जिसमें कहा कि 2 क्लॉक है। ठीक है, जो एक स्टैंडर्ड क्लॉक जो कि एक नेशनल लेबोरेटरी में लगी हुई है ना, और ठीक 12 बजे दोपहर में हम मेजर कर रहे हैं। ठीक है, उनको टेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, इन 2 क्लॉक्स को हम क्या कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं, और दोनों क्लॉक्स की रीडिंग आपको इस टेबल में दे रखी है। ठीक है, अगर आप एक ऐसा एक्सपेरिमेंट कर रहे हो जिसमें क्या चाहिए, प्रेसिजन टाइम इंटरवल चाहिए। ठीक है ना, तो आप कौन सी घड़ी को प्रेफर करोगे। ऑब्वियस सी बात है कि 12 बजे आप जब मेजर कर रहे हो तो एक घड़ी में 12 के समथिंग में टाइम है और एक घड़ी में 10 के समथिंग में टाइम है ना। ठीक है, एक घड़ी गलत समय बता रही है लेकिन एक घड़ी सही समय बता रही है ना। लेकिन इन दोनों में से ज्यादा प्रिसाइज कौन सी है, ज्यादा प्रिसाइज कौन सी है, वो घड़ी को आप प्रेफर करोगे। ठीक है ना, तो अब आप यहां पर जब इसको
सॉल्व करना चाहोगे ना इस क्वेश्चन को, तो आपको चेक करना पड़ेगा कि किस वाली घड़ी में ज्यादा वेरिएशन आ रहा है और किस घड़ी में कम आ रहा है। ठीक है, तो वेरिएशन कैसे चेक करें? तो देखो वेरिएशन का सिंपल सा फंडा है। वेरिएशन कैसे चेक करना है? तो हाईएस्ट में से लोवेस्ट को माइनस कर दो, हाईएस्ट में से लोवेस्ट को माइनस कर दो। अच्छा देखो, इस वाली क्लॉक 1 की अगर मैं बात करूं तो क्लॉक 1 में सबसे बड़ा टाइम क्या है? 12। इसमें 5 सेकंड ज्यादा है, इसमें करीब करीब 75 सेकंड ज्यादा है ना, सब में अलग अलग टाइम आ रहा है। तो सबसे छोटी वैल्यू क्या है? सबसे छोटी वैल्यू मतलब 12 से कम होगी, है ना। और 12 से कम कितनी? तो 12 से कम अगर मैं वैल्यूज को देखूं तो इसमें देखो 11:59 और 15 सेकंड हो रहा है, जबकि इस वाली में देखो 11:59 और 8 सेकंड हो रहे हैं। तो ज्यादा सबसे छोटी वैल्यू कौन सी हुई है? स्मॉलेस्ट वैल्यू। तो स्मॉलेस्ट वैल्यू हो गई आपकी कितनी? 11:59 और 8, यानी कि 11:59 और 8 सेकंड। ठीक है, इसी तरह सबसे बड़ी वैल्यू की अगर मैं बात करूं तो बड़ी वैल्यू 12 से ज्यादा होगी। अब 12 से ज्यादा कितनी? देखो यहाँ पर 12:01 और 15 सेकंड, यहाँ पर 12:01 और 50 सेकंड, और यहाँ पर 12:01 19 सेकंड। तो सबसे बड़ी वैल्यू ये हो गई है ना। अब इन दोनों में आप ध्यान से देखोगे, ठीक है, तो 12:01 और 50 सेकंड ये बड़ी वैल्यू है, और उससे सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है? 11:59 और 8 सेकंड। ठीक है ना, यहां तक क्या क्लियर है? अब देखो ये तो आवर्स में है ना, तो ये दोनों को तो अपन हटा देते हैं। अपन यहाँ पर इन दोनों में अपन चेक करते हैं कि किसमें कितना ज्यादा वेरिएशन है। अगर मैं देखो तो करीब करीब जब आप इस टाइम को कैलकुलेट करते हो तो 162 सेकंड से समथिंग में आएगा। ठीक है, आप इसको कैलकुलेट करके अपने तौर पर देख लेना, तो ये 162 सेकंड का वेरिएशन आ रहा है। जबकि सेकंड वाली क्लॉक में जब आप देखते हो, ठीक है ना, सेकंड वाली क्लॉक में देखते हो तो सबसे हाईएस्ट वैल्यू कितनी है? सबसे हाईएस्ट वैल्यू है जो 10:15 के समथिंग में है ना। यहाँ पर टाइम देखो 10:15 के समथिंग में टाइम। सबसे बड़ी वैल्यू जो है वो 10:15:24 दिख रहा है आपको यहाँ पर। देखो सबसे बड़ी वैल्यू 10:15:24, और सबसे छोटी वैल्यू जो है वो 10:14 के समथिंग में होगी ना, तो 10:14:53 ये सबसे छोटी वैल्यू है। जब इन दोनों को आप आपस में माइनस करते हो तो यहाँ पर जो डिफरेंस आता है, इन दोनों का डिफरेंस जो है वो 32 सेकंड का आएगा। तो देखो एक घड़ी में जो है 162 सेकंड का वेरिएशन आया, जबकि एक घड़ी में कितना आया? 32 सेकंड का वेरिएशन आया। तो आपको घड़ी कौन सी प्रेफर करना है? जो कि सेकंड वाली घड़ी है ना, तो सेकंड क्लॉक विल बी प्रेफर्ड। सिंपल है, जिसमें वेरिएशन कम वही क्लॉक को आप क्या करोगे? प्रेफर करोगे। तो ये आपका सिंपल आंसर है। ठीक है, किस बेसिस पर? प्रेसिजन के बेसिस पर। किस बेसिस पर? प्रेसिजन के बेसिस पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब हम देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है एरर्स इन मेजरमेंट। एरर्स इन मेजरमेंट में हमको देखना है टाइप्स ऑफ एरर्स। टाइप्स ऑफ एरर। देखो कुछ एरर्स होती है जिनको हम सिस्टमैटिक एरर्स कहते हैं, और कुछ होती है रैंडम एरर्स, है ना। सबसे पहले हम बात करेंगे सिस्टमैटिक एरर्स की। ठीक है, सिस्टमैटिक एरर्स। ठीक है, तो देखो सिस्टमैटिक एरर ऐसी एरर को कहते हैं जो कि हमारे एक्सपेरिमेंटल टेक्निक में इम्परफेक्शन की वजह से आती हो। किसकी वजह से आती हो? एक्सपेरिमेंटल टेक्निक में इम्परफेक्शन की वजह से जो एरर आती है उसको हम क्या कहते हैं? सिस्टमैटिक एरर कहते हैं। इसके अंदर इंस्ट्रूमेंटल एरर्स भी आती है और पर्सनल एरर्स भी आती है। ठीक है ना, ये एरर्स जो है यूनिडायरेक्शनल होती है। कैसी होती है? यूनिडायरेक्शनल, मतलब पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। मतलब आप ये भी कर सकते हो कि आपने एक्चुअल वैल्यू से ज्यादा मेजर कर लिया, या ये भी कर सकते हो कि आपने एक्चुअल वैल्यू से कम मेजर किया। जब आप एक्चुअल वैल्यू से ज्यादा मेजर करते हो तो एरर जो है ना पॉजिटिव होगी, जबकि अगर आपने एक्चुअल वैल्यू से कम मेजर किया तो वहां पर एरर क्या होगी? नेगेटिव होगी। ठीक है ना, इस एरर को कम करने का तरीका यह है कि आप एक्सपेरिमेंटल टेक्निक को क्या कर लो? इंप्रूव कर लो, या बेटर इंस्ट्रूमेंट का यूज करो। ठीक है ना, चलिए बढ़ते हैं आगे। रैंडम एरर। रैंडम एरर ऐसी एरर को कहते हैं जो कि अनप्रिडिक्टेबल होती है। ठीक है ना, आप चाहते नहीं हो लेकिन आ जाती है, चाहते नहीं हो लेकिन आ जाती है ना। ये फ्लक्चुएशंस की वजह से आती है जो कि एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस में, जैसे कि मान लो टेम्परेचर का बढ़ना घटना है ना, इसकी वजह से भी हो सकता है। ह्यूमिडिटी का घटना बढ़ना इसकी वजह से हो सकता है। ठीक है ना, तो साइन और साइज के रेस्पेक्ट में कैसी होती है? रैंडम होती है, यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी हो सकती है। ठीक है ना, और ये बार बार मेजरमेंट लेकर ही हम इसको मिनिमाइज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो इसके अंदर लिस्ट काउंट का क्या रोल है ना। लिस्ट काउंट का क्या रोल है?
एक एरर है जिसको हम कहते हैं लीस्ट काउंट एरर। कौन सी एरर कहते हैं? लीस्ट काउंट एरर। तो लीस्ट काउंट एरर ऐसी एरर को कहते हैं जिसमें एक वैल्यू जो है दो मिनिमम दो क्वांटिटीज के बीच आ जाए, ठीक है ना। व्हेन मेजरमेंट्स फॉल्स बिटवीन टू डिविजन्स, दो डिविजन्स के बीच में जब मेजरमेंट आ जाए तो इस तरह के एरर को कहा जाता है लीस्ट काउंट एरर, ठीक है। ये भी इंस्ट्रूमेंटल एरर के अंदर आता है, ठीक है। जैसे कि देखो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि जहां पर एक रॉड है, इस रॉड को हम मेजर कर रहे हैं ना, लेकिन इसकी जो वैल्यू है देखो ये 2.6 और 2.7 के बीच आ रही है। तो यहाँ पर ये जो एरर है कौन सा एरर है? लीस्ट काउंट एरर है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद में हम आते हैं कि एरर्स का मेजरमेंट कैसे करें। मेजरमेंट ऑफ एरर, तो एक होती है एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। एब्सोल्यूट एरर मतलब चाहे आप मेजर करते हुए पॉजिटिव एरर ले आओ चाहे नेगेटिव ले आओ, लेकिन जब आप उसको ऐड करते हो या सब्सट्रैक्ट करते हो तो हमेशा आप उसकी कैसी वैल्यू लेते हो? पॉजिटिव वैल्यू लेते हो, ठीक है ना। ऐसी वैल्यू जो कि नेगेटिव भी हो सकती है पॉजिटिव भी हो सकती है, लेकिन आपने जब उसको एब्सोल्यूट वैल्यू में कहा तो उसका सिर्फ क्या यूज करते हैं? मैग्नीट्यूड यूज करते हैं। क्या करते हैं? मैग्नीट्यूड। द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस बिटवीन द इंडिविजुअल मेजरमेंट एंड ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी इज कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर ऑफ द मेजरमेंट। यानी कि आप जो एक्चुअल वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के डिफरेंस की बात करते हो तो हमेशा कौन सी वैल्यू लोगे? पॉजिटिव, है ना। मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ एक्चुअल माइनस मेजर्ड, ठीक है। एक्चुअल माइनस मेजर्ड वैल्यू का क्या लेना? मैग्नीट्यूड। फॉर एग्जांपल अगर मैंने बोल दिया कि भैया एक एक रॉड है, इस रॉड की ट्रू वैल्यू जो है, ट्रू मेजरमेंट जो है वो मैंने कह दिया भैया ये 30 सेंटीमीटर है। कितना है? 30 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपने मेजर किया फर्स्ट टाइम, तो फर्स्ट टाइम मेजर किया तो 30.1 सेंटीमीटर आया, ठीक है। और दूसरी बार जब आपने मेजर किया तो आपके पास आया 29.8, ठीक है। तो जब यहां पर आपने फर्स्ट टाइम मेजर किया तो कितना आया? प्लस 0.1 आया, बढ़कर आया, है ना। और दूसरी बार जब मेजर किया तो कितना आया? माइनस का 0.2 आया, ठीक है। लेकिन हम जब इनकी एब्सोल्यूट वैल्यू की बात करेंगे, एब्सोल्यूट की बात करेंगे ना, तो एब्सोल्यूट में ये कितना है? ये 0.1 है, ये भी पॉजिटिव, और ये कितना है? 0.2। यानी कि एक्चुअल वैल्यू और एब्सोल्यूट वैल्यू जो भी है, मतलब एक्चुअल वैल्यू और मेजर वैल्यू का जो डिफरेंस है वो हमेशा आप पॉजिटिव लो, तो इसको क्या कहते हैं अपन? एब्सोल्यूट एरर कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो रिलेटिव एरर है। कौन सी एरर है? रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर इज द रेशियो टू द मीन एब्सोल्यूट एरर टू द मीन वैल्यू ऑफ अ मीन ऑफ द क्वांटिटी मेजर्ड। देखो ये जो है थोड़ा सा समझने में आपको ऐसा लग रहा होगा कि बहुत ज्यादा टफ चीज है ना, लेकिन जैसे कि आपने देखो क्या किया, आपने बहुत सारी, मान लो कि एक क्वांटिटी है उसको मेजर किया, क्वांटिटी है उसको आपने क्या किया? मेजर किया, है ना। अब मेजर करने के बाद में क्या आया? फर्स्ट वैल्यू आई, सेकंड वैल्यू आई, थर्ड वैल्यू आई, फोर्थ वैल्यू आई, है ना। 4 बार मेजरमेंट किया। अब 4 बार मेजरमेंट करने के बाद में आपने क्या किया? इसका एवरेज निकाला, तो आपने ऑब्वियस सी बात है 4 से डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पर क्या आ गई आपके पास में? यहाँ पर आ गई आपके पास में मीन एरर। क्या आ गई? मीन एरर, है ना, मीन एरर, ठीक है। अब इस मीन एरर को आप क्या कर दो कि जो एक्चुअल वैल्यू है उससे डिवाइड कर दो, तो आपके पास कौन सी एरर आती है? रिलेटिव एरर आती है, ठीक है। यानी कि मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय एक्चुअल वैल्यू इज कॉल्ड एज रिलेटिव एरर। क्या कहलाती है बेटा? रिलेटिव एरर, ठीक है। इसका फॉर्मूला मैं आपको यहां पर लिख देता हूं। इसका फॉर्मूला जो होता है, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास मान लो कि मीन एब्सोल्यूट एरर कितनी है? डेल्टा एक्स है। कितनी है? डेल्टा एक्स है ना। रिलेटिव एरर का फॉर्मूला मैं लिख देता हूं आपको। अगर आपके पास मान लो कि मीन एब्सोल्यूट एरर जो है डेल्टा एक्स है, और डेल्टा एक्स में आप एक्स से डिवाइड कर दो तो ये क्या हो जाती है? रिलेटिव एरर हो जाती है, ठीक है। आगे चलकर अगर हम देखें परसेंटेज एरर, तो रिलेटिव एरर में 100 से मल्टीप्लाई कर दो। रिलेटिव एरर में 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो कौन सा एरर आता है? ये आता है परसेंटेज एरर, ठीक है। सिंपल है। आगे बढ़ते हैं।
अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स, और इसी के ऊपर से हमको क्वेश्चंस करना है, ठीक है। सबसे पहला कॉम्बिनेशन, अगर मान लो कि आप दो क्वांटिटीज को सम करते हो या डिफरेंस निकालते हो, ठीक है ना, तो दोनों क्वांटिटीज में कुछ ना कुछ एरर हो सकती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं कि आपको भैया दो टेम्परेचर को ऐड करना है, T1 प्लस T2 करना है, ठीक है, दो टेम्परेचर को ऐड करना है, तो आपने टेम्परेचर T1 को मेजर किया होगा तो भी कुछ ना कुछ एरर होगी, और T2 को मेजर किया होगा तो भी कुछ ना कुछ एरर होगी। तो ये दोनों एरर्स की बात जब हम करें, जब इन दोनों टेम्परेचर को हम ऐड करेंगे तो क्या होगा, एरर्स के साथ क्या होगा, है ना, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो जब हम दो क्वांटिटीज जिनमें एरर हो उनको ऐड करते हैं तो उनकी एरर्स भी क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। when two quantities are added or subtracted, the absolute error in the final result is the sum of the absolute error in the individual quantities। यानी कि एरर्स हमेशा ऐड होती है, चाहे आप ऐड करो या सब्सट्रैक्ट करो, क्वांटिटीज को ऐड करो या क्वांटिटीज को सब्सट्रैक्ट करो। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक क्वेश्चन है, देखो, द टेम्परेचर ऑफ टू बॉडीज मेजर्ड बाय थर्मोमीटर आर T1 इक्वल टू 20 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस, है ना, यहाँ पर ये डिग्री सेल्सियस है, मतलब फर्स्ट टेम्परेचर में 0.5 डिग्री सेल्सियस का क्या है, एरर है। इसी तरह से सेकंड टेम्परेचर जो है उसमें भी 0.5 डिग्री सेल्सियस का क्या है, एरर है। तो जब आप इन दोनों का टेम्परेचर डिफरेंस कैलकुलेट करोगे, यानी कि क्या करोगे, T2 माइनस T1 करोगे, तो T2 माइनस T1 करोगे तो क्या करोगे बताओ, T2 की वैल्यू कितनी है, 20 डिग्री सेल्सियस, सॉरी T2 की वैल्यू कितनी है, 50 डिग्री सेल्सियस। इसमें क्या था, प्लस माइनस 0.5 था, है ना, और इसमें से क्या माइनस कर रहे हो आप, T1 कितना है, 20 डिग्री, और इसमें क्या है, प्लस माइनस 0.5, है ना। जब इन दोनों को आप माइनस करोगे, ठीक है ना, तो 50 में से तो 20 माइनस हो जाएगा, 50 में से क्या हो जाएगा, 20 माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा, 30। लेकिन ये एरर जो है ना, ये हमेशा क्या होगी, ऐड होगी, यानी कि 0.5 प्लस 0.5 कितना हो जाएगा, 1.0। तो आपका जो फाइनल आंसर है वो 30 प्लस माइनस 1.0 डिग्री सेल्सियस, ये आंसर हो जाएगा आपका। बात समझ में आई, मतलब एरर को हमेशा क्या करना है, ऐड करना है। ये 0.5 और 0.5 जो है वो क्या होगा, ऐड होगा। फॉर एग्जांपल अगर आपको बोल दिया T2 प्लस T1 करो, T2 प्लस T1 करोगे तो 50 प्लस 20 कितना हो जाएगा, 70, और इसमें एरर हमेशा क्या होगी, ऐड होगी, तो एरर ऐड होगी, कितना हो जाएगा, 70 प्लस 1.0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, बात समझ में आई। तो चाहे आप ऐड करो चाहे सब्सट्रैक्ट करो, एरर हमेशा क्या होती है, एरर हमेशा ऐड होती है। नेक्स्ट है हमारे पास एरर्स ऑफ मल्टीप्लीकेशन और डिविडेशन, ठीक है, डिवीजन होता है वैसे, ये डिवीजन। जब दो क्वांटिटीज को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो या डिवाइड कर रहे हो तो उनके बीच में जो रिलेटिव एरर है ना, वो रिलेटिव एरर्स का क्या होगी, सम होगी। यानी कि एक क्वांटिटी मल्टीप्लाई में है दूसरी क्वांटिटी के साथ। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोल रहा हूँ V इक्वल टू RI, है ना, और यहाँ से रेजिस्टेंस मेजर करना हो तो V डिवाइडेड बाय I हो जाएगा, है ना। तो वोल्टेज में भी कुछ ना कुछ एरर हो सकती है, करंट में भी कुछ ना कुछ एरर हो सकती है ना। तो जब मैं इस रेजिस्टेंस की रिलेटिव एरर निकालूंगा तो ये वोल्टेज में एरर प्लस करंट में एरर के क्या होगी, सम के इक्वल होगी। ठीक है, बात समझ में आ रही है। रिलेटिव एरर ऑफ रेजिस्टेंस इक्वल्स टू रिलेटिव एरर ऑफ वोल्टेज प्लस रिलेटिव एरर ऑफ करंट, इस तरह से होगा। ठीक है ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर Z इक्वल टू AB, यानी कि Z एक ऐसा क्वांटिटी है जो A और B का मल्टीप्लाई करने पर आता है, और A में जो एरर है वो डेल्टा A है, B में जो एरर है वो डेल्टा B है। तो यहाँ पर Z में जो रिलेटिव एरर होगा वो A में रिलेटिव एरर और B में रिलेटिव एरर के सम के इक्वल होगा। बात समझ में आ रही है। रिलेटिव एरर को क्या करना है, ऐड करना है। कॉम्बिनेशन ऑफ एरर में जब हम मल्टीप्लाई की बात करते हैं तो एरर्स का क्या हो जाता है, सम हो जाता है। अब देखो, जब हमने एडिशन और सब्सट्रैक्शन की बात की थी तो वहां पर एरर ऐड हो रही थी, है ना, और यहाँ पर क्या ऐड होगी, यहाँ पर रिलेटिव एरर ऐड होगी। कौन सी एरर ऐड होगी, रिलेटिव एरर। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो रिलेटिव एरर को क्या करना है, आपको ऐड करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको बोल दिया वोल्टेज जो है उसकी वैल्यू है 2 वोल्ट प्लस इसमें एरर हो सकता है 0.1 वोल्ट का, ठीक है। एक करंट की वैल्यू दे दी आपको I इक्वल टू 1 एम्पियर, और इसमें जो एरर हो सकता है वो 0.01 एम्पियर का क्या हो सकता है, एरर हो सकता है, ठीक है ना। तो रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला है वो क्या है, V डिवाइडेड बाय I है।
तो जब आप यहाँ पर रेजिस्टेंस में क्या निकालना चाहते हो, रिलेटिव एरर निकालना चाहते हो, ठीक है ना, रिलेटिव एरर। तो रिलेटिव एरर ऑफ रेजिस्टेंस यानी कि डेल्टा आर डिवाइडेड बाय आर इक्वल टू क्या होगा, वोल्टेज में एरर रिलेटिव, है ना, तो डेल्टा वी डिवाइडेड बाय वी प्लस डेल्टा आई डिवाइडेड बाय आई होगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, यानी कि जब रेजिस्टेंस में एरर निकालोगे आप, रिलेटिव एरर निकालोगे, ठीक है ना, तो डेल्टा वी डिवाइडेड बाय वी, यानी कि यहाँ पर चेंज इन वोल्टेज कितना है 0.1, ठीक है, उसमें एक्चुअल वोल्टेज से डिवाइड करोगे, ठीक है, कैसे देखो कितना है 0.1, वोल्टेज कितना था 2 था, प्लस माइनस, सॉरी यहाँ पर सिर्फ प्लस लगेगा, ठीक है ना, करंट में कितना था 0.01 और एक्चुअल में कितना था 1। तो आप फाइनल वैल्यू इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगी आपके पास, रिलेटिव एरर इन रेजिस्टेंस आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हमको रिलेटिव एरर के क्वेश्चन सॉल्व करना होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एक थर्ड केस और लास्ट केस, कि जब किसी क्वांटिटी के ऊपर क्या लगा हो, पावर लगी हो, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास z इक्वल टू ए कोई क्वांटिटी है और a के ऊपर क्या पावर लगी है, x, ठीक है, तो अब यहां पर डेल्टा z यानी कि z का रिलेटिव एरर क्या होगा, तो जितना यहां पर पावर लगी है ना, उसी के अंदर आप क्या कर दो, a की रिलेटिव एरर से मल्टीप्लाई कर दो। बात समझ में आई? यानी कि रिलेटिव एरर इन अ फिजिकल क्वांटिटी रेज्ड टू द पावर k या पावर x इज द k टाइम्स द रिलेटिव एरर इन द इंडिविजुअल क्वांटिटी। यानी कि अगर a में कुछ रिलेटिव एरर निकालोगे तो इसकी जितनी पावर है ना, इस पावर से आप रिलेटिव एरर में मल्टीप्लाई कर दो तो आपको z का क्या मिल जाएगा, रिलेटिव एरर मिल जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको थ्योरी समझ में आ गई होगी। अगर थ्योरी है नीट 2024 का, the percentage errors in the measurement of mass and momentum of an object are 1% and 2% respectively। यानी कि यहां पर आपको आप इस बार क्या दे दिए, परसेंटेज एरर दे दिए। किसमें एरर दे दिए, मास में और मोमेंटम में। ठीक, और आपको बताना है कि काइनेटिक एनर्जी के मेजरमेंट में कितनी परसेंटेज एरर होगी। किसका मेजरमेंट करना है, काइनेटिक एनर्जी। तो आपको फॉर द सेक ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चन सिर्फ अभी के लिए फॉर्मूला याद रखो कि काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो 1 डिवाइडेड बाई 2 मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर होता है, या मास इंटू स्पीड का स्क्वायर होता है। बात समझ में आ रही है? अब देखो मोमेंटम, मोमेंटम जो है ना वो होता है मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी। तो अगर हम काइनेटिक एनर्जी की बात करें, काइनेटिक एनर्जी चूंकि हमने देखा था 1/2 mv स्क्वायर है ना, तो अगर मैं काइनेटिक एनर्जी को ब्रेक करता हूं m इंटू वी में और v में, तो मेरे पास क्या हो रहा है, इसको एक बार इरेज कर देता हूं, चलो ठीक। देखो मेरे पास मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। तो अगर काइनेटिक एनर्जी को मैं लिखता हूं 1/2 mv स्क्वायर, अब इसमें मैं मास से मल्टीप्लाई करके मास से डिवाइड कर दूं, तो देखो क्या हो जा रहा है, 1/2 मास इंटू मास, मास का स्क्वायर इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर, है ना, और डिवाइड में क्या बच रहा है, एक बार मास बच रहा है। तो देखो मास इंटू वेलोसिटी को मैंने क्या लिखा था, मोमेंटम, तो मैं 1/2 पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम लिख सकता हूं। यानी कि काइनेटिक एनर्जी जो है उसका फॉर्मूला बनता है पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। बात समझ में आई? ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट था कि काइनेटिक एनर्जी का क्या फंडा होता है। ठीक है ना, ठीक है, इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूं मैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो। तो स्टूडेंट्स, जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का मोमेंटम और मास से रिलेटेड फॉर्मूला बना, वो क्या बना, के ई इक्वल टू पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m बन गया। अब देखो इस फॉर्मूले में ऊपर कौन है, मोमेंटम, नीचे कौन है, मास। ठीक है ना, हमको रिलेटिव एरर किसमें निकालना थी, काइनेटिक एनर्जी में। तो परसेंटेज एरर काइनेटिक एनर्जी में डेल के डिवाइडेड बाय के हो जाएगा, है ना। परसेंट में बात कर रहे हैं अपन, उसमें 100 का मल्टीप्लाई कर दो, ऑब्वियस सी बात है परसेंटेज में आती। मोमेंटम है तो मोमेंटम के साथ मल्टीप्लाई में कौन है, मतलब मोमेंटम की पावर कितनी है, 2, तो 2 आ गया हमारे पास मल्टीप्लाई में। चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल मोमेंटम, प्लस मास में एरर निकालना है तो डेल्टा मास डिवाइडेड बाय मास, और सभी का परसेंटेज मतलब सभी में 100 का क्या हुआ है, मल्टीप्लाई।
सभी में 100 का क्या हुआ है मल्टीप्लाई, और 100 से 100 क्या हो जाएगा बेटा लास्ट में कैंसिल हो जाएगा, 100 से 100 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो देखो ये परसेंटेज एरर इन मोमेंटम है ना, तो 2 परसेंटेज एरर मोमेंटम में कितनी है बताओ, 2 है, और मास में कितनी है, मास में परसेंटेज एरर कितनी है 1 है, तो 2 इंटू 2 कितना 4, 4 प्लस 1 कितना 5, तो फाइनल आंसर कितना आया 5%, एंड ऑप्शन डी इज आवर ब्यूटीफुल आंसर। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आया, आ गया ना, ठीक है। एक बार फिर से बताता हूं अगर नहीं आया तो, देखो बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। देखो एक बार फिर से, कोई ज्यादा टफ चीज नहीं है, ठीक है। देखो यहां पर देखो मोमेंटम कितनी बार है 2 बार, तो मोमेंटम में परसेंटेज एरर कितनी 2, ठीक है। मास कितनी बार है 1 बार, है ना, तो मास 1 बार मल्टीप्लाई में मतलब डिवाइड में तो 1 ही बार एरर रेट होगी, है ना, मतलब पावर है तो मल्टीप्लाई करना है, अदरवाइज तो कुछ नहीं करना है। तो दोनों के एरर को ऐड कर दिया, 2 2 4 4 प्लस 1 कितना 5, सिंपल, ठीक है आया। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, द डेंसिटी ऑफ अ मटेरियल, the density of a material in the shape of a cube is determined by measuring 3 sides of the cube and its mass, ठीक है। the relative errors in the measuring mass and length are respectively 1.5 and 1%, the maximum error in determining the density is, सेम तरह का क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन जो है इस बार जेडब्ल्यू मैन का है, ठीक है ना। इसमें क्या करना है, डेंसिटी में एरर निकालना है, बट यहाँ पर मास में जो एरर है वो कितनी है 1.5, और लेंथ में जो एरर है वो कितनी है 1%, है ना। तो डेल्टा एम डिवाइडेड बाय एम कितना दिया 1.5% में, ठीक है, और डेल्टा एल डिवाइडेड बाय एल कितना दिया 1%, ठीक है। आपको क्या निकालना है, डेंसिटी में एरर निकालना है। तो एरर इन डेंसिटी, रिलेटिव एरर इन डेंसिटी, तो क्या होगा रिलेटिव एरर इन मास प्लस रिलेटिव एरर इन वॉल्यूम, नहीं आया, देखो आ जाएगा, बहुत सिंपल है। देखो डेंसिटी जो है ना वो क्या होती है मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, ठीक है। तो अगर मास और वॉल्यूम दोनों आपस में डिवाइड में है, दोनों आपस में क्या है डिवाइड में, तो मास में जो परसेंटेज एरर या रिलेटिव एरर होगी उसको आप ऐड करोगे किसके साथ, वॉल्यूम में रिलेटिव एरर के साथ, है ना। तो क्या हो जाएगा आपके पास रिलेटिव एरर इन डेंसिटी आ जाएगी, या परसेंटेज एरर इन डेंसिटी आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर मास पर यूनिट वॉल्यूम जो है कि हमारे पास कितना दे रखा है, नहीं दे रखा है, ठीक है, बस इसमें एरर दे रखी है, ठीक है। अब डेंसिटी जो है मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना होगा बेटा a की पावर 3 होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है साइड जो है वो क्यूब की साइड है, और क्यूब का जो वॉल्यूम होता है वो a की पावर 3 होता है, ठीक है ना, या l की पावर 3 होता है। तो अगर मैं डेल्टा रो डिवाइडेड बाय रो निकालना चाहूं तो क्या करूंगा मैं, डेल्टा m डिवाइडेड बाय m प्लस, देखो यहाँ पर वॉल्यूम में एरर निकालना है, तो a की पावर कितनी है 3, तो 3 का क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो डेल्टा a डिवाइडेड बाय a हो जाएगा, ठीक है। तो चेंज इन मास डिवाइडेड बाय मास, इसका परसेंटेज निकालना तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, इधर भी 100, इधर भी 100, इधर भी 100, मतलब तीनों टर्म्स में 100, तो 100 से 100 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो मास में जो एरर है वो कितना है 1.5 है, और यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई क्या, लेंथ में एरर कितनी है 1, तो 3 1 3, 3 प्लस 1 कितना हो गया 5, 3 प्लस 1 कितना हो गया 4, 4.5, तो 4.5 इज आवर करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी देखो ऐड करके देखो, 3 1 3 प्लस 1.5 कितना हुआ 4.5, 4.5 इज करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है और मेरा फेवरेट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन काफी अच्छा होने वाला है, मजेदार होने वाला है, ठीक है। द करंट वोल्टेज रिलेशन ऑफ अ डायोड इज गिवन बाय I इक्वल टू e की पावर 100 v डिवाइडेड बाय t माइनस 1 मिली एम्पियर, where the applied voltage is V and the temperature T is in Kelvin. If a student makes an error measuring 0.001 volt, ठीक है ना, यहाँ पर 0.01 वोल्ट है, ठीक है, while measuring the current of 5 milliampere at 300 Kelvin,
व्हाट विल बी द एरर इन द वैल्यू ऑफ करंट इन मिली एम्पियर। यानी कि देखो यहां पर यह है कि जो स्टूडेंट है ना मेजर करते हुए 0.01 वोल्ट की मिस्टेक कर देता है, जबकि टेम्परेचर कितना था 300 केल्विन था, तो इस पूरे करंट में कितना एरर होगा। बात समझ में आ रही है। तो देखो यहां पर अब हमारे पास एक टर्म आया है जो कि एक्सपोनेंशियल है, तो हम इसको आसानी से सॉल्व नहीं कर सकते ना। तो सबसे पहले हम इस रिलेशन को लिखेंगे, यहां पर थोड़ा सा हम मैथमेटिक्स का यूज करेंगे। तो आई कितना हो गया आपके पास, e की पावर 100 v डिवाइडेड बाई t -1। इस -1 को इधर ट्रांसफर कर दो तो क्या हो जाएगा, i प्लस 1 इक्वल टू e की पावर 100 v डिवाइडेड बाई t। अब इस एक्सपोनेंशियल को हटाना है तो क्या करेंगे, लॉगरिथम लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, लॉगरिथम लेंगे। ठीक है ना, तो इधर भी लॉग, तो लॉग i प्लस 1 इक्वल टू, देखो यहाँ पे लॉग और ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, क्या बचेगा, सिर्फ 100 v डिवाइडेड बाई t बचेगा। ठीक है, अब हम इसका क्या करें, देखो हमारे पास जो एरर है ना ये किसमें है, dv है। ये कितना है, dv है। तो dv कितना है, 0.01 है। तो अगर मुझे dv लाना है तो मैं क्या करूंगा, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू v, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू v। तो इस पूरे टर्म का हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू v, तो क्या हो जाएगा बताओ, लॉग का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, तो यहाँ पर 1 डिवाइडेड बाई i प्लस 1 हो गया, और di बाई dv हो गया। ठीक है ना, di डिवाइडेड बाई dv हो गया, इक्वल टू 100, तो 100 कांस्टेंट क्वांटिटी है, v का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 आएगा, और टेम्परेचर की वैल्यू t रहेगी। बात समझ में आई। ठीक है, अब हमको di जो दिख रहा है ना ये करंट में एरर है, और dv जो है वो किसमें एरर है, वोल्टेज में। तो इस dv का इधर मल्टीप्लाई कर दो। तो अगर मुझे सिर्फ यहाँ पर di की वैल्यू कैलकुलेट करना हो, किसकी वैल्यू कैलकुलेट करना हो, di की, तो di की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ, यहां से i प्लस 1 गया मल्टीप्लाई में, तो i प्लस 1 इंटू में 100 पहले से था, इंटू में dv भी आ जाएगा मल्टीप्लाई में, और डिवाइड में कितना है अपने पास t है। अब फाइनली आप यहाँ पर वैल्यूज को पुट कर दो, फाइनली आप यहाँ पर क्या कर दो, वैल्यूज को पुट कर दो। देखो आपके पास I की वैल्यू कितनी है, 5 एम्पियर है ना, I कितना है 5 एम्पियर, टेम्परेचर कितना है 300, और वोल्टेज में चेंज यानी कि dV कितना है 0.01 वोल्ट। तो आप फाइनल वैल्यू को रखकर आंसर निकाल सकते हो। I कितना था 5, प्लस में कितना 1। ठीक है, 100 की जगह पर क्या रखोगे 100, dV कितना था 0.01, डिवाइड में t कितना 300, तो फाइनल आंसर आ जाएगा आपका। देखो ये 2 जीरो से 2 जीरो मर गए है ना, 5 और 1 का मल्टीप्लाई किया कितना हुआ 6 हुआ, 6 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 0.01। फाइनली सॉल्व करोगे तो 3 2 जार 6 होते हैं, तो 2 इंटू 0.01 करोगे तो कितना आ जाएगा 0.02 मिली एम्पियर, एंड दिस इज आवर करेक्ट आंसर। तो ऑप्शंस में मैच करते चलिए, ऑप्शंस में मैच करते 0.02 मिली एम्पियर, बी इज करेक्ट आंसर। सो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से मैं इसको थोड़ा सा बता देता हूं। देखो जो आपके पास रिलेशन दे रखा है ना, i इक्वल टू e की पावर 100 v डिवाइडेड बाई t माइनस 1, इसको आपको क्या करना है, पहले लिखना है, इसके बाद में क्या करना है, दोनों तरफ लॉग लेना है। लॉग लेने के बाद में आपके पास क्या बचेगा, एक्सपोनेंशियल वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा है ना। फिर आप इसका क्या करोगे, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू v करोगे। जब आप डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू v करोगे तो आपके पास सिर्फ dv और di वाले टर्म बचेंगे, वेयर di इज एरर इन करंट एंड dv इज एरर इन वोल्टेज। फाइनली आप i v और t की वैल्यू को पुट करोगे तो आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स आई होप कि आपको आज का वीडियो काफी हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपको इस वीडियो में जहां कहीं कोई भी प्रॉब्लम मिलती है, ठीक है ना, या कोई भी प्रॉब्लम आप फेस करते हो, तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। इसी तरह से हमारे साथ IIT JEE की प्रिपरेशन करने के लिए, फिजिक्स का कंटेंट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी बच्चों को बेनिफिट मिल सके। थैंक यू वेरी मच।